हेलो स्टूडेंट्स, एन के मित्तल लॉ क्लास में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। आप जैसा कि जानते ही हैं कि हमने इससे पहले जो क्लासेस हो चुकी हैं, हमने वहाँ पर सेक्शन 6 को और कल की क्लास में सेक्शन 7 को कंप्लीट कर लिया है। आज की क्लास में हम यहाँ पर सेक्शन 8 को कंप्लीट करेंगे, जो कि अपने आप में ही एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो ठीक है, आज की क्लास फिर अपनी स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 8 इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सेक्शन 8 मोटिव, प्रिपरेशन और कंडक्ट के बारे में बताता है। बहुत सिंपल तरीके से हम आपको समझाएंगे। देखिए, यह हम सभी जानते हैं कि जब भी कोई एक्ट किया जाता है तो उस एक्ट के पीछे कोई ना कोई मोटिव अवश्य होता है। कोई भी एक्ट, जनरल स्पीकिंग बात कर रही हूँ मैं, कोई भी एक्ट विदाउट मोटिव नहीं होता है। कोई भी एक्ट किया जा रहा है तो उसके लिए प्रिपरेशन भी की जाती है। हमारे जो कंडक्ट है, हमारा जो आचरण है, व्यवहार है, उससे भी बहुत कुछ दर्शित होता है। कहने का मीनिंग यह है कि ऐसे फैक्ट जो कि किसी एक्ट के पीछे के मोटिव को, प्रिपरेशन को और कंडक्ट को बताते हैं, ऐसे फैक्ट्स रेलिवेंट माने जाते हैं। अब हम यहाँ पर एक एक करके इन तीनों पॉइंट्स को क्लेरिफाई करेंगे। सबसे पहले हमारा पॉइंट आता है मोटिव, जिसे हम कहते हैं हेतु। मैंने शुरू में भी कहा था, जनरल स्पीकिंग अगर हम बात करें तो हर एक एक्ट के पीछे कोई ना कोई मोटिव अवश्य होता है। चलिए एक इलस्ट्रेशन से बात करते हैं। यह इलस्ट्रेशन बेयर एक्ट के सेक्शन 8 में दे रखा गया है। इसमें यह था कि यहाँ पर जो ए था उस पर ट्रायल चल रहा था। क्यों? इस बात का कि उसने बी का मर्डर करा है, इसके लिए इस ए पर ट्रायल हो रहा था। अब यहाँ पर यह पता चला कि इस ए के द्वारा इस सी का मर्डर कर दिया गया था। इस ए ने पहले कभी इस सी का मर्डर करा था और इस मर्डर को होते हुए बी के द्वारा देख लिया गया था। क्या हो गया था? जब ए ने सी का मर्डर किया तो इस मर्डर को होते हुए बी ने देख लिया था और अब ये बी इस ए को ब्लैकमेल कर रहा था। क्या कर रहा था? ए को ब्लैकमेल किया जा रहा था इस बी के द्वारा। यहाँ पर अब इस फैक्ट का बताया जाना रेलिवेंट है। क्यों? क्योंकि इससे यह पता चल रहा था, इस फैक्ट से, कि यहाँ पर इस ए के पास में इस बी के मर्डर का मोटिव है। आप कुछ समझिए, मोटिव है कि नहीं है? पता चल रहा है कि यहाँ पर पता चल रहा है कि यह जो बी है वो ब्लैकमेल कर रहा था ए को। तो उस ब्लैकमेलिंग से बचने के लिए यहाँ पर इस ए ने इस बी का मर्डर कर दिया, तो उसके पास में ऐसा करने का मोटिव है। तो यह भी एक रेलिवेंट माना जाएगा। इसमें आप आर वर्सेस रिचर्डसन का जो केस है उसके रिगार्डिंग भी इसको समझ लीजिए एक बार। इस केस को मैंने कल भी बताया था सेक्शन 7 में भी, आपको याद भी होगा। मैंने इस केस में यह बताया था कि यहाँ पर जो एक्यूज्ड पर्सन था उसने एक लड़की का मर्डर कर दिया था। एक्यूज्ड पर्सन था, उसने एक लड़की का मर्डर कर दिया था और उसने उस लड़की का मर्डर क्यों करा था? क्योंकि वह लड़की जो थी, वह गर्ल, इस एक्यूज से प्रेग्नेंट हो गई थी और अपनी रेपुटेशन बचाने के चक्कर में इसने उस लड़की का मर्डर कर दिया। क्योंकि इसको डर था कि अगर यह लड़की जीवित रही, उसकी प्रेगनेंसी वाली बात बाहर आई तो समाज में इस एक्यूज्ड की काफ़ी इंसल्ट हो जाएगी। अपने आप को, अपनी रेपुटेशन को बचाने के चक्कर में इस एक्यूज ने उस लड़की का मर्डर कर दिया। यहाँ पर
जो मैंने आपको इस केस के फैक्ट्स बताए हैं, इस केस के फैक्ट्स को जानकर भी आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ पर इस केस में इस एक्यूज्ड के पास में मोटिव था कि नहीं था। इसके पास में यह मोटिव था उस लड़की को मारने का, अपनी रेपुटेशन को बचाने के लिए उसने ऐसा किया था। तो इस बात को भी, इस फैक्ट को भी बताना रेलिवेंट माना जाएगा। आप इसमें एक और केस आता है आर वर्सेस पामर का केस है, उसको और समझ लीजिए। क्या था इस केस में? इस केस में यह जो एक्यूज था ना, एक्यूज्ड और जो व्यक्ति मर गया है वह दोनों लोग बहुत अच्छे फ्रेंड थे। यहाँ पर यह पता चलता है कि इसने एक्यूज्ड को बहुत सारा उधार दे रखा था, क्योंकि इस पामर के पास में पैसे की तंगी थी, इसलिए अपने फ्रेंड से ही इसने पैसा उधार ले रखा था। यहाँ पर यह भी पाया गया कि यह दोनों ही एक साथ हॉर्स रेसिंग को देखने इकट्ठे जाया करते थे। एक रात जब ये दोनों बाहर गए और वहाँ से जब वापस लौटे तो आधी रात के बाद में कमरे में यह वाला व्यक्ति जो इसका फ्रेंड था वो मरा हुआ पाया गया। अब यहाँ पर इस व्यक्ति की हत्या का आरोप पामर पर लगाया गया। किस पर लगाया गया? इसकी हत्या का आरोप पामर पर लगाया गया और यह फैक्ट दिया गया और यह बताया गया कि यहाँ पर इस एक्यूज ने, इस पामर ने अपने को जो भी इसको डेप्ट मिला था, जो इसको ऋण मिला था, उसे ख़त्म करने के चक्कर में ही इसने अपने फ्रेंड को मार दिया। क्योंकि जब फ्रेंड ही मर गया, जब क्रेडिटर मर गया, क्रेडिटर तो है यहाँ पर इस वक्त इसके लिए क्रेडिटर, कि जब यहाँ पर यह क्रेडिटर ही मर गया तो वह पैसा किसे चुकाएगा, इसलिए यहाँ पर इसने अपने फ्रेंड को मार दिया है। तो यहाँ पर ऐसा फैक्ट भी रेलिवेंट माना जाएगा, ये याद रखिएगा आप इसमें। अब आप इसमें एक बात नोट डाउन कर लीजिए। जनरल स्पीकिंग होता यही है कि जब भी कोई अपराध होता है तो उस अपराध के पीछे कोई ना कोई मोटिव अवश्य होता है, और अगर आप वहाँ पर उस मोटिव को प्रस्तुत कर देते हैं तो वह रेलिवेंट माना जाता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर किसी घटना के, अगर किसी एक्ट के होने के डायरेक्ट एविडेंस हमें मिल रहे हैं, हमें डायरेक्टली पता चल रहा है कि यह अपराध इस व्यक्ति ने ही करा है, हमें डायरेक्टली इस बात के सबूत मिल जा रहे हैं अगर, तो फिर वहाँ पर मोटिव इतना महत्वपूर्ण नहीं रह जाएगा, क्योंकि वहाँ पर डायरेक्ट एविडेंस है जो कि अपने आप में बहुत कुछ बता रहा है। इसी के साथ में अब हम पॉइंट आउट करेंगे यहाँ पर प्रिपरेशन को, जिसे हम तैयारी भी कहते हैं। जनरल स्पीकिंग अगर बात की जाए तो हम ये सभी जानते हैं कि जनरल स्पीकिंग तैयारी करना कोई अपराध नहीं है, लेकिन इसके अपने कुछ एक्सेप्शन हैं जो कि हम इंडियन पिनल कोड में जानते हैं। आईपीसी में कुछ ऐसे सेक्शन हैं जो कि यह बताते हैं कि अपराध करने की तैयारी करना भी अपराध है। अब हम बात करेंगे प्रिपरेशन की, यहाँ पर सेक्शन 8 के रिगार्डिंग आज हम बात करेंगे। चलिए ठीक है, अब हम इसको भी एक एग्जाम्पल से ही आपको क्लियर करते हैं। एग्जाम्पल समझना, ए है और उसने बी को मारने के लिए, ए ने क्या करा, बी को मारने के लिए एक पिस्टल खरीदा। ए ने एक पिस्टल क्या करा, खरीदा है। अभी पिस्टल को खरीदना अपने आप में कोई गुनाह नहीं है, कोई अपराध नहीं है, यहाँ तक ठीक है बात। उसने एक तरह से तैयारी कर ली, तैयारी में उसने क्या करा, तैयारी के डायरेक्शन में उसने वो पिस्टल खरीद कर रख ली कि उसे बी को मारना है ये सोचकर, पर ये कोई क्राइम नहीं है। लेकिन जिस दिन इसने पिस्टल खरीदी उसके 2 दिन के बाद ही, उस पिस्टल के खरीदने के 2 दिन के बाद ही इस बी का मर्डर हो जाता है, वो भी उसी पिस्टल से बी का मर्डर हुआ है। यह बात सामने आई कि बी का मर्डर उसी पिस्टल से हुआ है जो यहाँ पर ए के द्वारा खरीदी गई थी। अब यहाँ पर एक्ट के कमिट हो जाने के बाद, क्राइम के कमिट हो जाने के बाद में इस बात को
बताया जा सकता है, यह फैक्ट अपने आप में रेलिवेंट माना जाएगा यहाँ पर कि ए के द्वारा बी का मर्डर करने की तैयारी की गई थी। ए के द्वारा पिस्टल खरीदी गई थी और यह वही पिस्टल थी जिससे कि बी का मर्डर हुआ है, जो कि मर्डर से ठीक 2 दिन पहले ही खरीदी गई थी। तो यह अपने आप में एक रेलिवेंट फैक्ट माना जाएगा। अब आप इसी के रिगार्डिंग देख लीजिए, आपके यहाँ पर इसमें एक इलस्ट्रेशन दे रखा गया है। अब हम उस इलस्ट्रेशन के बेस पर आपको समझाते हैं प्रिपरेशन के लिए। फिर से आई थिंक आपको ही समझ आ गया होगा अभी तक। चलिए देखिए, यहाँ पर ए था, उसका ट्रायल हो रहा है। क्यों? इस बात के लिए कि उसने बी का मर्डर करा है, इस बात के लिए उसका ट्रायल हो रहा है। कैसे मर्डर करा है उसने? बाय पॉइजन। उसने बी को जहर देकर बी को मारा है। हाँ यस, उसने बी को जहर देकर मारा है। इस बात के लिए ए का ट्रायल हो रहा है। अब यहाँ पर इस बात को अगर कहा जाता है कि जब बी को जहर दिया गया है ना, तो उससे कुछ घंटे पहले ही ए ने भी इस जहर को खरीदा था। जिस पॉइजन को खाकर बी की मृत्यु हुई है, जिस पॉइजन को खाकर बी मरा है, उस पॉइजन को अभी कुछ देर पहले ही ए ने खरीदा था। उसकी बी की मृत्यु से पहले जो ए है वो इस जहर को खरीद चुका है। तब यहाँ पर यह भी अपने आप में रेलिवेंट माना जाएगा। अब यहाँ पर उसकी तैयारी अपने आप में ही रेलिवेंट बन गई, एक्ट कमिट होने के बाद में ऐसा हुआ है। आई थिंक आपको मोटिव और प्रिपरेशन दोनों क्लियरिफाई हो चुके हैं। अब हम यहाँ पर बात करेंगे, कंडक्ट की बात करेंगे। कंडक्ट 2 तरीके से होंगे, प्रीवियस और सब्सीक्वेंट कंडक्ट। कंडक्ट का मतलब होता है आचरण, व्यवहार। इसे भी एग्जाम्पल से ही हम समझाते हैं। ये समझिए, क्वेश्चन यहाँ पर यह था, क्या ए ने बी को लूटा है? क्या ए ने बी के साथ में रॉबरी करी है? क्वेश्चन यहाँ पर यह था। यहाँ तक सही है? अब समझना, बी के साथ में जब बी को लूट लिया गया है, बी को रॉब्ड हो जाने के बाद में यहाँ पर सी नामक एक व्यक्ति है जो कि ए की उपस्थिति में, सी जो है वो ए के प्रेजेंस में, ए के सामने यह कहता है कि ए जिसने भी इस बी को लूटा था उसको पकड़ने के लिए पुलिस आ रही है, उसे पकड़ने के लिए पुलिस आ रही है जिसने भी बी को लूटा था। अब यह बात सुनते ही ए वहाँ से तुरंत भाग गया। ए ने जैसे ही यह सुना, ए तुरंत वहाँ से भाग गया। अब यहाँ पर जो ए का आचरण है, यहाँ पर जो ए का कंडक्ट है वो रेलिवेंट होगा। क्यों? क्योंकि उससे बहुत सारी बातें उससे क्लियरिफाई हो रही हैं। समझ आया? एक बार फिर समझ लो इस एग्जाम्पल को। ए ने, क्वेश्चन यह था क्या ए को बी के द्वारा, क्वेश्चन यह था कि यहाँ पर ए ने बी को लूटा है, क्वेश्चन यह था। अब यहाँ पर बी को लूटे जाने के बाद में जो सी नामक व्यक्ति था उसने ए से कहा कि ए तुम्हें पता है जिस व्यक्ति ने बी को लूटा है, जिस व्यक्ति ने बी के संग रॉबरी करी है, उसे पकड़ने के लिए यहाँ पर पुलिस आ रही है। यह सुनते ही वहाँ से ए भाग गया, तो उसका यह कंडक्ट रेलिवेंट होगा। चलो इसी के तहत एक और एग्जाम्पल हम इसमें क्लियरिफाई करते हैं। एक और एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर जो ए था, यहाँ पर क्वेश्चन यह था क्या जो ए है वो डेप्टर है बी का। क्वेश्चन यह था क्या यहाँ पर ए जो है वो डेप्टर की पोजीशन में है, क्या यहाँ पर ए ने बी से उधार ले रखा है, यह क्वेश्चन था। यहाँ तक क्लियर है? अब एक बार यह ए जो है किसी जगह पर जाता है, अब वहाँ पर जाकर यह सी नामक व्यक्ति से भी पैसे उधारी मांग रहा था। समझना क्या है, क्वेश्चन यह था क्या ए ने बी से रुपए उधार ले रखे हैं। अब ये वाली बात जो है ना, ये इसके ए के कंडक्ट से हमें कैसे पता चली, ये बताएंगे अब आपको। कंडक्ट से, उसके आचरण से, ये देखना। अब यहाँ पर यह जो ए है वो कहीं गया और यह सी नामक व्यक्ति से भी पैसे उधारी मांग रहा था। अब जब वहाँ पर ही डी खड़ा हुआ था, वहाँ पर ही डी नामक व्यक्ति भी खड़ा हुआ था।
जब डी ने यह देखा कि यह ए इस सी से पैसे उधार मांग रहा है, तभी इस डी ने बहुत तेज आवाज में सी से कहा। समझे, ए कहीं गया, वो सी से पैसे उधार मांग रहा था, वहां पर डी खड़ा हुआ था। डी जानता था पहले से ही कि यह तो बी से भी पैसे उधार ले रखे हैं इसने। उसने देखा कि अब यह ए जो है वो इस सी से भी पैसे उधार मांग रहा है। इस डी ने बहुत तेज आवाज में इस सी से कहा, सी इस ए को पैसे मत देना, यह भरोसे का आदमी नहीं है, इससे पहले भी इसने बी से पैसा उधार ले रखा है। डी ने तेज आवाज में ये सब बातें बोली कि भाई सी इस ए को पैसा मत देना, इस ए ने तो बी से पहले से ही पैसा ले रखा है, यह ए भरोसे का आदमी कहीं से भी नहीं है। बस इतना बोलना था डी का। ए ने यह सुनते ही ए वहां से भाग गया। जैसे ही डी ने ये वाली बात बोली, वैसे ही ए चुपचाप वहां से चला गया। वो चुपचाप वहां से भाग गया वो वहां से। अब आप खुद ही तय कर लीजिए यहाँ पर ए का जो कंडक्ट है अपने आप में इस बात को साबित कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसका वहाँ से चुपचाप चले जाना, डी को कुछ भी ना कहना, अपने आप में बहुत कुछ साबित कर दे रहा है कि नहीं कर दे रहा है। अब आप एक बात जो आपको नोट डाउन करने की है वो यह है कि सेक्शन 8 की जब बात हो रही है तो सेक्शन 8 के तहत केवल कंडक्ट का ही एविडेंस दिया जाएगा, आचरण का, जिसके रिगार्डिंग मैं 2 एग्जाम्पल से आपको इसे क्लियर कर चुकी हूँ। सेक्शन 8 के तहत केवल कंडक्ट का ही एविडेंस दिया जाएगा, वहाँ पर इसमें बनाए गए स्टेटमेंट को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। लेकिन अब आप इसमें एक चीज़ याद रख लेना, यहाँ पर ऐसे स्टेटमेंट को साक्ष्य में लिया जा सकता है जो कि कंडक्ट को एक्सप्लेन करती हूँ। मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ इसे भी। आपने एक बार समझो, अगर कोई व्यक्ति है ए नामक एक व्यक्ति है, उसका हो गया था एक्सीडेंट। उसका एक्सीडेंट हो गया, वो चिल्लाता हुआ सड़क पर भाग रहा है। ए सड़क पर चिल्लाता हुआ भाग रहा है और वो घायल अवस्था में है और वो यह बता रहा है कि उसके साथ में यह एक्सीडेंट किसने करा था, कैसे उसका एक्सीडेंट हुआ था, वो यह सब बातें बोल रहा है, इससे रिगार्डिंग स्टेटमेंट बना रहा है और घायल अवस्था में सड़क पर तेज दौड़ता जा रहा है। यहाँ पर उसके द्वारा बनाया गया यह स्टेटमेंट उसका जो कंडक्ट है, समझ आया, उसके कंडक्ट को ही एक्सप्लेन कर रहा है। सेक्शन 8 में केवल स्टेटमेंट को रेलिवेंट नहीं कहा गया है सेक्शन 8 के तहत, लेकिन अगर उसमें कंडक्ट के साथ में आपको स्टेटमेंट बना रहे हैं जो कि उस व्यक्ति के कंडक्ट को एक्सप्लेन कर रहा है, तब यहाँ पर उसे भी रेलिवेंट माना जाएगा। आप इसमें एक और एग्जाम्पल है वो समझाते हैं हम आपको। इसमें एग्जाम्पल देखो क्या था। एग्जाम्पल है, यहाँ पर क्वेश्चन है, क्या ए के साथ में रॉबरी हुई है, क्या ए को लूटा गया है, ये क्वेश्चन था। अब यहाँ पर लूट हो जाने के तुरंत बाद ही ए गया और उसने कंप्लेन दर्ज करवाई है। ए ने कंप्लेन दर्ज करवाई। यहाँ पर ए का कंप्लेन दर्ज करवाना, यहाँ पर ए ने जिन परिस्थितियों के अधीन, जिन शब्दों के अधीन कंप्लेन दर्ज करवाई है वो रेलिवेंट माने जाएंगे। और आसान तरीके से समझो, जब कोई व्यक्ति जिसके साथ कोई अपराध हुआ है उस अपराध की कंप्लेन करवाता है तो यहाँ पर उसके द्वारा वह कंप्लेन दर्ज करवाना उसका कंडक्ट है और जिन शब्दों के अधीन उसने वो कंप्लेन दर्ज करवाई है वह शब्द, वह स्टेटमेंट उसके कंडक्ट को एक्सप्लेन करते हैं, इसलिए वह रेलिवेंट माने जाते हैं। इसमें आप यह भी नोट डाउन कर लीजिए, मैं पहले भी अभी बता चुकी थी, यदि ए कंप्लेन नहीं बनाता, ए के संग लूट हुई और ए ने जो है वो कंप्लेन दाखिल नहीं करवाई, अगर ए ने कंप्लेन नहीं करवाई, केवल उसने स्टेटमेंट बनाया कि उसके साथ में लूट हुई है, ओनली उसने स्टेटमेंट बनाया, तब यहाँ पर सेक्शन 8 के तहत
यह रेलिवेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि सेक्शन 8 में केवल स्टेटमेंट को रेलिवेंट नहीं माना गया है। एक बात और इसमें समझ लीजिए, अभी प्रेजेंट एग्जाम्पल में मैंने आपसे कहा कि उसने कंप्लेन दर्ज करवाई, कंप्लेन दर्ज करवाने की बात हो रही है, तो कंप्लेन किन को की जाएगी? यह कंप्लेन किसी अधिकारी को की जाएगी, जिसमें पुलिस को, पेरेंट्स को या किसी ऑथराइज पर्सन को भी इंक्लूड किया जाएगा। तो इसी के साथ यहाँ पर यह लेसन आज का कंप्लीट हो जाता है।